Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 4th of October 2024. तो गाइज आज है तारीख 4 अक्टूबर 2024 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है लेक प्रेस्पा को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है डेली बेसिस पे। यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। दोस्तों आपको याद होगा परसों के वीडियो में यानी शाम वाले वीडियो में हमने एक मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद के बारे में डिस्कशन किया था। तो उसी के रेफरेंस में आज का ये प्रश्न आपके सामने है। जो ये अभ्यास है काजिंद, इसको लेकर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। बताना है तीनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो अभ्यास है ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच का। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो पर्टिकुलर अभ्यास है इसका मेन पर्पस है जितना भी आतंकवाद है उसके अगेंस्ट में लड़ना और उसके अगेंस्ट में जो ऑपरेशन है इसको देखते हुए दोनों मिलिट्री की कैपेबिलिटी को बढ़ाना। तीसरा यहाँ पर स्टेटमेंट बोलता है 2024 वाला जो काजिंद अभ्यास है ये अब की बार उत्तराखंड में हो रहा है। तो बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों सही हैं। तो उसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों ये जो वीडियो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं हमारे न्यूज़पेपर के अंदर में कवर किए गए हैं वो सब कुछ बहुत ही डिटेल से डिस्कस करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक बात आपको पता होना चाहिए कि बाकी सारे वीडियोस के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। रीज़न यहाँ पर यह है कि करंट अफेयर सभी जगह पर सिमिलर से होते हैं, सबको पढ़ने होते हैं, लेकिन उस करंट अफेयर का यूज़ कैसे करना है या क्वेश्चन कैसे आ सकता है उसकी प्रैक्टिस भी हाथों हाथ करवाई जाती है। जो आप बिल्कुल लास्ट में जाके मॉक टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट सीरीज़ वगैरह लेते हैं, वो हाथों हाथ डेली बेसिस पे आप करंट पढ़िए, उसके साथ में टेस्ट लगाइए। ऐसा सिचुएशन दोस्तों हम लोग लेकर चल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जिसको बहुत सारे लोगों ने पसंद किया। मेरे पास में पर्सनली भी बहुत सारे मैसेजेस आए हैं और यूट्यूब कमेंट्स में तो देखने को मिलते ही हैं। तो इसी चीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, हालांकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है इस तरीके के कंटेंट को तैयार करने में, लेकिन दोस्तों आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। आज का वीडियो देखना, तब आपको पता चलेगा क्या इसका इंपॉर्टेंस होने वाला है। तो सबसे पहला आर्टिकल डाउन टू अर्थ का है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। हुआ यहाँ पर यह है कि उत्तराखंड के तेराई फॉरेस्ट वाले रीजन में सबसे पहली बार एक एनिमल यानी हनी बैजर देखने को मिला। फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्पॉट किया गया है, इस वजह से ये चर्चाओं में है। अब क्योंकि हम एक एनिमल की बात करने वाले हैं तो जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट वाले सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप देख पाएंगे इसको लेकर वेरियस न्यूज़ आर्टिकल्स और भी कवर करे गए हैं कि रेयर हनी बैजर एक मोस्ट फियरलेस एनिमल, एक ऐसा जानवर जो बहुत ही ज़्यादा निडर है, ये पहली बार यहाँ पर स्पॉट करा गया है उत्तराखंड के अंदर में। तो ये कुछ वीडियोस वगैरह शेयर की थी, ये फोटो आप देख पाएंगे कैमरा के माध्यम से यहाँ पर इस हनी बैजर को वहाँ पे देखने को मिला। अब एग्जाम में दोस्तों जो क्वेश्चन आएगा वहाँ पे डायरेक्टली आपसे हनी बैजर के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं, जैसा हर बार हो रहा है। चाहे वो ओरेंगेटून को लेकर हो, चाहे वो गोरिल्ला को लेकर हो, बहुत सारे फैक्ट्स यूपीएससी पूछ रहा है और चीज़ें बदल रही हैं पिछले कुछ समय पर। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। जब हनी बैजर की बात करते हैं तो इसको हम रैटल के नाम से भी जानते हैं। और ध्यान रखिए दोस्तों, जैसे ऑटर की स्पीशी होती है, ऑटर यहाँ पर ऐसा ही एनिमल होता है जो हनी बैजर की तरह दिखाई पड़ता है। ऐसे ही फैरेट्स वगैरह होते हैं तो एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, उन्हीं से रिलेटेड आपको ये हनी बैजर नजर आएगा। हनी बैजर ओमनीवोरस एनिमल होते हैं, ध्यान रखिए ओमनीवोरस यानी कि पेड़ पौधे तो खाते ही हैं, साथ ही साथ में छोटे मोटे एनिमल्स को खाने का भी काम करते हैं। नॉक्टर्नल एनिमल है ये। अब नॉक्टर्नल मैमल का मतलब क्या होता है, ये रात में ज़्यादा एक्टिव रहता है, नाइट में एक्टिव रहता है और दिन भर यहाँ पर अपना नींद वगैरह पूरी करता है। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर ये जो क्रिएचर्स हैं ना, ये क्यों जाने जाते हैं। और हमने देखा कुछ आर्टिकल्स ऐसे लिखे हैं कि मोस्ट फियरलेस एनिमल, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा निडर है ये। ऐसा क्यों लिखा जाता है, क्योंकि दोस्तों माना जाता है ये एनिमल्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं और अपने पंजे की वजह से, इनका जो पंजा होता है ना वो मोस्ट पावरफुल होता है। इतना गहरा पंजा होता है कि कितना भी ज़्यादा गहरा ये गड्ढा खोद सकते हैं। इवन बड़े बड़े गड्ढे खोदने के बाद में उसी में रहते हैं।
और इनका जो डाइट होता है वो बदलता रहता है। कई बार छोटे मोटे एनिमल्स खाने का काम करते हैं, कई बार यहाँ पर जो फल हैं या जो शहद होता है उसको खाने का काम करते हैं। तो इस वजह से इनको हनी बैजर का नाम भी दे दिया जाता है। और हनी बैजर में इतना ज़्यादा यहाँ पर खास बात बताया जाता है कि जैसे सांप का जहर होता है ना, अब सांप काट ले किसी इंसान को या दूसरे किसी जानवर को भी, तो उस जानवर की या इंसान की डेथ हो जाती है। लेकिन हनी बैजर का शरीर इस तरीके से बना हुआ है कि जो स्नेक का वेनोम है, सांप का जो जहर है, वो भी इसके ऊपर असर नहीं कर रहा था। इस वजह से यहाँ पर कई बार ये जहरीलो सांपों का भी बहुत खतरनाक तरीके से शिकार कर देता है। फिर उसके बाद बोला यह भी जाता है कि हनी बैजर के अंदर में जो क्यूरोसिटी होती है, हर चीज़ को जानने की जो कह सकते हैं दिलचस्पी होती है, वो बहुत ज़्यादा है ना। और इस एनिमल के अंदर में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है, जो चीज़ें हैं, जो दिक्कतें हैं, उसको सॉल्व करने की कैपेसिटी अपने अंदर में रखता है। और इस वजह से बोला यह भी जाता है कि जो बहुत सारे प्रेडेटर हैं, कई बार लेपर्ड होता है, लायन होता है ना, उनकी पकड़ में भी नहीं आता, उनसे बच के भी निकल जाता है कई बार, या उनसे लड़ भी जाता है ये। तो हनी बैजर यहाँ पर जब इसके बारे में बात करते हैं तो कहाँ पे ज़्यादा रहना पसंद करता है, तो हैबिटेट यहाँ पर इसका डाइवर्स हो सकता है। चाहे वो रेगिस्तान हो, चाहे वो घास वाला ग्रासलैंड हो, चाहे वो कोई जंगल हो, उन सभी एरियाज़ में आराम से रह सकता है, उन सभी एरियाज़ को आराम से एडेप्ट कर सकता है। ये जानवर जाना जाता है अपनी सॉलिटेरी के लिए, मतलब अकेला रहना इसको पसंद है, इसका नेचर ही ऐसा है। लेकिन इसके अंदर ये भी क्षमता है कि कोई बड़ा जानवर है सामने, लेपर्ड है, टाइगर है, लायन है, तो उसको भी यहाँ पर आगे पीछे करके तोड़ मरोड़ के यहाँ पर भाग जाता है। ये इसकी कैपेबिलिटी है। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो हनी बैजर दोस्तों अफ्रीका के और एशिया के काफ़ी सारे रीजन्स में पाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ बहुत सारी और भी लोकेशंस हैं भारत के अंदर में, जैसे बनेरघट्टा नेशनल पार्क हो गया, कर्नाटका के अंदर में यहाँ पे देखने को मिलता है, ओडिशा के अंदर में चिलिका लगून हो गया, महाराष्ट्र के अंदर में तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व हो गया। इन सभी जगह पर ये पर्टिकुलर एनिमल देखने को मिलता है। लेकिन उत्तराखंड के अंदर में ये फर्स्ट टाइम तेराई रीजन में देखने को मिला। इस वजह से ये जो न्यूज़ है वो कवरेज में देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों बोला ये भी जाता है हनी बैजर का एक इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंस भी है, एनवायरमेंट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। ऐसा कैसे? क्योंकि यहाँ पर ये क्या करता है, छोटे मोटे जो जानवर होते हैं या कीड़े जो होते हैं, जो हमारी फसलों वगैरह को बर्बाद कर देते हैं, कीड़े लग जाते हैं ना फसल में, बर्बाद हो जाता है फसल, तो उन कीड़ों को भी खा जाता है, उनका शिकार करता है, छोटे एनिमल का शिकार करता है, जिससे उन छोटे एनिमल्स की पॉपुलेशन कंट्रोल रहती है और हमारी जो फसल्स हैं उसको हम अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करके रख पाते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्योंकि ये मिट्टी के अंदर से भी बहुत सारे जो पेस्ट वगैरह है उसको ख़त्म कर देता है, तो मिट्टी में भी यहाँ पर एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट को मेंटेन करके रखता है ये। तो हमारे इकोसिस्टम के लिए, एनवायरनमेंट के हेल्थ के लिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। फिर एट द लास्ट दोस्तों इसका IUCN स्टेटस ध्यान रखना, मतलब कंजर्वेशन स्टेटस, क्योंकि एग्जाम में ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मतलब किसी भी जानवर का कंजर्वेशन स्टेटस में सबसे पहली चीज़ आता है IUCN, उसको किस तरीके से प्रोटेक्शन दी गई है। तो ये पर्टिकुलर प्रजाति लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में कवर की गई है, यानी इसकी अच्छी खासी पॉपुलेशन अवेलेबल है, ज़्यादा कोई खतरे वाली बात है नहीं। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में इसको शेड्यूल 1 में कवर किया गया है, यानी कि इसको हाई प्रोटेक्शन दी गई है और इसका कोई शिकार वगैरह यानी हंटिंग वगैरह नहीं कर सकता। कोई करता है तो उसके ऊपर में हाई पेनल्टी चार्ज की जाएगी, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, ये बेसिक फैक्ट्स आपको समझ में आ गए, एग्जाम में ये पूछे जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप सोच रहे होंगे थंबनेल तो ऐसा लगा है कि मोस्ट फियरलेस एनिमल, ऐसा क्या है इसमें, क्या खास बात है? इसको लेकर कई न्यूज़ आर्टिकल पहले ही पब्लिश हो चुके हैं, देख पाओगे। जैसे 4 सितंबर का आर्टिकल है, एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा था, 21 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने वो वीडियो देखा। मैंने भी यहाँ पे वीडियो देखा इसी आर्टिकल के माध्यम से, जब मैं इस हनी बैजर के बारे में सर्च कर रहा था तब पता चला। उस वीडियो के अंदर में 3 लेपर्ड हैं दोस्तों, 3 लेपर्ड। उन लेपर्ड से यहाँ पर ये लड़ रहा है हनी बैजर अकेला। ये आप थोड़ा सा वीडियो देख भी पा रहे होंगे, और अकेला लड़ रहा है। लड़ते लड़ते यहाँ पर इन तीनों मतलब 3 लेपर्ड मिलकर भी यहाँ पे उस हनी बैजर का कुछ नहीं बिगाड़ पाते, इनको इधर उधर ढकेल के तोड़ मरोड़ के वो भाग जाता है। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इस वजह से कई सारे आर्टिकल जब मैं पढ़ रहा था तो काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल मेरे सामने ऐसे भी आए और जहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत सारे जानवर जंगल के रियल बॉस कहलाते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रियल बॉस है वो हनी बैजर है। ऐसे भी यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। चलिए, जो भी है, अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है यार, क्योंकि खबरों में कवर किया गया है। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एक्सपेक्टेड प्रश्न कैसे आ सकते हैं, चलिए मैं आपको वो बताता हूँ। यानी करंट अफेयर्स के साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होगी। सबसे पहला सवाल यहाँ पर यह है, सॉल्व करने की कोशिश करना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द हनी बैजर? हनी बैजर का साइंटिफिक नेम है मेलिवोरा कैपेंसिस। चलो, अच्छी बात यह है कि हमारा जो चीज़ साइंटिफिक नेम हमने इसमें नहीं सीखा वो क्वेश्चन में मिल गया हमें। तो 3 स्टेटमेंट है हनी बैजर को लेकर, बताइए कौन सा सही है। पहला, हनी बैजर जाना जाता है
कि भाई ये ना जो सांप का जहर है उसके प्रति काफ़ी रेजिस्टेंस होता है, इसके ऊपर में सांप के जहर का असर नहीं होता। सही बात है, सबसे पहला यही पॉइंट पड़ा था। दूसरा, हनी बैजर यहाँ पर ज़्यादातर शहद और छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनको खाने का काम करता है। ये भी सही बात है। तीसरा, ये जो स्पीशीज़ हैं, ये हनी बैजर की प्रजाति केवल और केवल अफ्रीका में पाई जाती हैं। अफ्रीका की नेटिव स्पीशी हैं ये। ऐसा कुछ है क्या? नहीं। मतलब आपको ध्यान में रखना है, जैसा भी हम पढ़ ही रहे थे यार, इंडिया में पाया गया, उत्तराखंड में पहली बार देखने को मिला और बाकी कई सारी जगह पर पाया भी जाता है, तो एशिया में भी देखने को मिलता है ना, केवल अफ्रीका तक सीमित थोड़ी है। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट तो गलत है। तो हमारा पहला वाला और दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। और एक और प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ, इसको सॉल्व करने की यहाँ पर आप कोशिश कर सकते हैं एक बार। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हनी बैजर्स जाने जाते हैं अपने अजीब से बिहेवियर के लिए, है ना। तो यहाँ पे इनको लेकर फिर से 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, कि हनी बैजर्स के अंदर में एक हाई लेवल की क्यूरोसिटी होती है और इनका जो एबिलिटी होती है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी देखने को मिलती है। काफ़ी सारी समस्याएं ये सॉल्व कर जाते हैं, है ना, तभी बड़े बड़े जानवर के जालों से बच के निकल जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है, हमने ये पढ़ा था। दूसरा यहाँ पे बोलता है कि जो हनी बैजर हैं दोस्तों, ये बड़े बड़े सोशल ग्रुप्स के अंदर में रहते हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स बनाते हैं। ऐसा कुछ है क्या? नहीं। आपको याद होगा मैंने बढ़ाया था कि ये एनिमल एक सॉलिटरी एनिमल है। सॉलिटरी मतलब अकेले रहना इसको पसंद है, कोई सोशल ग्रुप वगैरह की ज़रूरत इसको नहीं है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट हो गया हमारा गलत। थर्ड वाला कि भाई यहाँ पर ये जो हनी बैजर है ये अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं फूड वगैरह को एक्सेस करने के लिए। ऐसा भी कुछ नहीं है, इनका पंजा ही बहुत मजबूत है ना। बताया था इनका जो क्लॉ है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, गहरे गहरे ये गड्ढे कर देते हैं अपने पंजे से, बहुत ज़्यादा गहरे गड्ढे कर सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर थर्ड वाला स्टेटमेंट भी गलत है, बट पहला वाला सही है। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मतलब आप देख रहे हैं, हम अगर केवल आर्टिकल पढ़ लेते तो इतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिलता। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, जो पढ़ा है उसी में से सवाल बनाए गए हैं। तो यहाँ पे आपका जो माइंड है ना वो चीज़ों को पहले से अडेप्ट कर लेगा, तैयार है कि हाँ यार ऐसे प्रश्न आ सकता है। अब एक हैबिट सी हो जाती है, जब आप डेली बेसिस पे यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में जब जाएंगे तो आपको लगेगा यार मैं पहले से ही ये काम कर रहा था। तो एक हैबिट आपकी डेवलप हुई है। लास्ट में टेस्ट वगैरह लगाना चाहते हैं, कुछ लगा सकते हैं। वैसे टेस्ट में अगर कोई आर्टिकल का क्वेश्चन आएगा तो ये सब क्वेश्चन मिलेंगे आपको, क्योंकि करंट अफेयर के बेसिस पर है ना। तो मेक श्योर करें चीज़ों को अच्छे से अटेम्प्ट करें और कंसंट्रेटेड माइंड के साथ में चीज़ों को पढ़ें। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा आपने देखा ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है, ये सभी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर आपको एक सिंपल से पीडीएफ में भी कंपाइल करके दी जाती हैं। एक ऐसा पीडीएफ जो प्रिंटेबल फॉर्म में होता है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। एक ऐसा पीडीएफ जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है, दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स को हेल्प करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, बेसिकली आपको एक ऐसा ग्रुप ज्वाइन करवा दिया जाता है जहां पे आपका सभी करंट अफेयर्स का कंटेंट सिक्योर हो जाता है। किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, ऐसा एक्सेस फ्री वाले ग्रुप में नहीं है। तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, अब ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाइएगा, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज करना और कह देना आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का मैसेज आप कर दोगे, वहाँ पे रिप्लाई दिया जाएगा और आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को एक बार चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदे हो रहे हैं। एक बार कंप्लीटली अपने आप को सेटिस्फाई कर लेना, उसके बाद जाकर आप ये इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। लेकिन यार मेक श्योर क्या कर दो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दो। बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इस कंटेंट को रेडी करने में, तो आप इतना सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियोस थोड़ी सी डिले हो रही हैं, लेकिन यार मैं क्वालिटी डाउन नहीं करना चाहता, इस वजह से मैं पूरा अपना ध्यान लगा रहा हूँ कंटेंट के ऊपर में, एक बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने के लिए, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, अब वीडियोज़ में व्यूज़ डाउन हो रहे हैं पहले के कंपेरिजन में, लेकिन कोई बात नहीं। जो यहाँ पर ऑडियंस जुड़ी हुई है लंबे समय से, वो जुड़ी हुई है, उनको पता है यहाँ पर हमारे लिए जो क्वालिटी कंटेंट है वो मैटर करता है। एनीवे, अगला न्यूज़ आर्टिकल हमारे द हिंदू अखबार के अंदर में पेज नंबर 2 पर ये आर्टिकल प्रेजेंट है। जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के अखबार में आपको आर्टिकल थोड़े से अलग लगेंगे, रीज़न क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल में बताया जा रहा है जो लेपर्ड की पॉपुलेशन है ओडिशा के जंगल में वो 22% से बढ़ गई है पिछले 2 सालों में। और आज के समय पर ये जो संख्या है लेपर्ड की वो 696 के आसपास पहुंच गई है। अभी हमने एक जानवर के बारे में डिस्कस किया था, अब वापस से लेपर्ड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं।
तो कुछ अच्छी न्यूज़ निकल कर आई है वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट के लिए। यहाँ पे बोला जा रहा है ओडिशा के अंदर में 22% से लेपर्ड की पॉपुलेशन बढ़ी। जैसे मैंने आपको बताया, एक समय पर ये लेपर्ड की पॉपुलेशन आज से 2 साल पहले केवल 568 हुआ करती थी, ये बढ़कर इस समय पर 696 के आसपास हो गई है। तो ओडिशा का जो पूरा एक रिपोर्ट है 2024 का, वो रिसेंटली थर्सडे के दिन पे रिलीज़ किया गया, जहाँ पे सभी डेटा ये हमारे सामने आया है। और हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि एक समय पर इसकी पॉपुलेशन लगातार कम हो रही थी, डिक्लाइन हो रही थी। नाउ अब जाकर यहाँ पर पॉपुलेशन को वापस से मेंटेन किया गया है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। समझ गए? अब कौन कौन से साल में कितनी कितनी पॉपुलेशन थी, वो सब चीज़ें मेंशन की गई है, वो एग्जाम के लिए हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। अब दोस्तों बस खाली ओडिशा से खबर निकल कर आई, वो हमें पता चल गया, लेकिन एग्जाम में इसका उपयोग करना भी तो आना चाहिए आर्टिकल का। या आर्टिकल पढ़ के ऐसे ही निकल जाएंगे? नहीं, उपयोग करना आना चाहिए, सही बात है। अब देखो, पहले तो मैं आपको कुछ इसका प्रीवियस डेटा ऐड करवा देता हूँ। ये तो हमारे आज के अखबार का आर्टिकल प्रेजेंट है, लेकिन दोस्तों आज से कुछ महीने पहले, लगभग 27 जून की बात कर रहा हूँ, 27 जून 2024 में एक आर्टिकल और आया था। क्योंकि एक जगह पे मेरा कंटेंट स्टोर होता है ना, तो वहाँ से मैं आपका जो पुराना डेटा वगैरह इससे रिलेटेड, तो वो भी लगा देता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। 27 जून को यहाँ पर आर्टिकल ये था, मतलब इस आर्टिकल से ये भी पता चल जाएगा कि आर्टिकल का इंपॉर्टेंस है, सवाल बन सकता है। इंडिया की सबसे बड़ी लेपर्ड सफारी हाल ही में ओपन करी गई है बैनरघट्टा में, पता है ना? और ये जो यहाँ पर बैनरघट्टा है, अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे, कर्नाटका के अंदर में, जहाँ पे ये भी पाया जाता है जो अभी हम पढ़ रहे थे हनी बैजर के बारे में। और ध्यान रखिए, साउथ इंडिया की पहली और हमारे देश की सबसे बड़ी लेपर्ड सफारी हाल ही में इनॉग्रेट करी गई, इसका उद्घाटन हुआ है कर्नाटका के अंदर में। तो लेपर्ड इस वजह से भी चर्चाओं में है। और आज ओडिशा में हमने देखा कि इसकी पॉपुलेशन बढ़ गई है, एक और कारण हो गया हमारे पास में पढ़ने के लिए। तो ऐसे यहाँ पर कुछ ईयर्स का डेटा देख पाएंगे, तो ये यहाँ पर कुछ फोटोज़ वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। इस फोटो में यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे, इसमें मेंशन किया गया है कि जो ये लेपर्ड है वो बैठा हुआ है बैनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क के अंदर में, ठीक है। और बेसिकली जब साउथ इंडिया की सबसे पहली लेपर्ड सफारी का उद्घाटन हुआ था, तब का यहाँ पर ये फ़ोटो आपको देखने को मिलेगा। चलिए आते हैं फिलहाल, अब एग्ज़ाम में सवाल कहाँ से आएगा सर, ये बताइए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दोस्तों, सबसे पहले आपके लेपर्ड के बारे में पूछा जा सकता है। लेपर्ड का जो साइंटिफिक नेम है वो है पैंथेरा पार्डस। ध्यान रखिए, जो लेपर्ड है ना, ये जो बिग कैट की स्पीशी होती है, उसी पर्टिकुलर कैटेगरी में कवर किया जाता है। कहोगे बिग कैट, अरे जैसे यहाँ पर मतलब ये सब कैट की तो स्पीशी हैं, इसमें जो बिग कैट होता है उस बिग कैट में टाइगर, लायन, जैगवार, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, ये सब बिग कैट की स्पीशी कहलाती हैं। तो टाइगर, लायन से तो छोटा ही होता है लेपर्ड। बिग कैट की स्पीशी में सबसे बड़ी स्पीशी टाइगर की होती है। यहाँ पर आप देख पाएंगे सीक्वेंस में लगा हुआ है, सबसे बड़ी स्पीशी टाइगर की होती है, साइज भी इसका बड़ा होता है। उसके बाद लायन होता है, देन थर्ड पे जैगवार है, फोर्थ पे यहाँ पे लेपर्ड आता है। तो बिग कैट की स्पीशी में चौथे नंबर पर आने वाला ये लेपर्ड होता है। और ये भी यहाँ पर एक सॉलिटरी एनिमल है, अगेन वही वाली बात, अकेले रहना ये जानता है। उसके अलावा नॉक्टर्नल एनिमल है, यानी रात में ये काम करता है। रात में काम करने का मतलब यह है जो शिकार वगैरह है वो करता है, अपने हंटिंग करता है। उसके अलावा यहाँ पे दिन भर में अपनी बैटरी चार्ज करना, एक्टिव होना, नींद लेना। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला जाता है कि जो छोटी छोटी यहाँ पर स्पीशीज़ वगैरह हैं, जैसे चीतल, हॉग डियर, बियर, बोर, इन सबको यहाँ पर ये खाने का काम करता है। ठीक है, बियर बोल रहा हूँ, बोर जो जंगली सुअर होते हैं स्पेशली उनकी बात हो रही है। अब लेपर्ड में ना एक और स्पीशी आती है, आप ये देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये क्या है? कहोगे लेपर्ड थोड़ी है, ये तो पैंथर है। हाँ, आप सही कह रहे हैं कि ये पैंथर है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो पैंथर है ये लेपर्ड से ही आया है, आपको पता है। जैसे लेपर्ड अगर आप देखेंगे तो इसके शरीर पर ब्लैक कलर के ये डॉट्स डॉट्स आपको नजर आएंगे। इसी से हम पहचानते हैं, क्योंकि फूल का पैटर्न बना होता है लेपर्ड के ऊपर में। चीता के ऊपर अलग पैटर्न होता है, लेपर्ड अलग होता है। हाँ, अलग अलग होते हैं, चीता अलग है, लेपर्ड अलग है, जैगवार अलग है। तो अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे कभी कभी ना इस लेपर्ड के अंदर में मेलेनिज्म जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मेलेनिज्म बढ़ने की वजह से यहाँ पर उसकी जो स्किन है वो ज़्यादातर ब्लैक हो जाती है। कई बार आपने मेलेनिस्टिक लेपर्ड का नाम सुना होगा, तो टाइगर का भी नाम सुना होगा, जिसके ऊपर में यहाँ पे ज़्यादातर इस तरीके से जो स्किन है ना वो हो जाती है। कैसी हो जाती है? ज़्यादातर स्किन ब्लैक कलर की हो जाती है। और कई बार यहाँ पर ये मेलेनिज्म जो है ना ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये पूरा का पूरा उसको ब्लैक पैंथर में कन्वर्ट कर देता है। तो एक मेलेनिस्टिक टाइगर को अक्सर हम ब्लैक पैंथर के नाम से भी जानते हैं। हालांकि वो थोड़ी सी मतलब हम देख लेते हैं कि ये कोई अलग प्रजाति ऐसा माना जाता है, बट यहाँ पर इसी मेलेनिज्म की वजह से यहाँ पर जो पैंथर है हमको ये भी मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया? मेलेनिज्म की वजह से इसका जो कलर है वो पूरी तरह से डार्क हो जाता है, ब्लैक हो जाता है।
अब दोस्तों जो लेपर्ड की स्पीशी है वो यहाँ पे अफ्रीका के अंदर में प्लस हमारा वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया में भी पाई जाती है। और इसमें हम लोग खासकर याद रखेंगे इंडियन लेपर्ड के बारे में। जो इंडियन लेपर्ड है इसका नाम है पैंथेरा पार्डस फ्यूस्का। ये जो लेपर्ड है ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादातर देखने को मिलता है। लेपर्ड की पॉपुलेशन पिछले कुछ समय पर बढ़िया तरीके से बढ़ी है, जैसा हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में जान चुके हैं। रिपोर्ट ये बोलती है 2018 की हाँ पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है। अभी नई रिपोर्ट आई है उसका भी कहना है पॉपुलेशन बढ़ी है। आज के समय पर सबसे ज़्यादा मात्रा में जो लेपर्ड्स हैं वो मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सिंपल हो गया। अब पिछले कुछ समय पर लेपर्ड्स को दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दी गई है। जैसे कंजर्वेशन स्टेटस को डिस्कस करेंगे तो IUCN के अंदर में वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया, यानी कि जो ये लेपर्ड है ये ज़्यादा खतरे में है, इसको एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ठीक है। साइट्स के अंदर में इसको अपेंडिक्स 1 में कवर किया गया है, यानी कि इसका जो ट्रेड वगैरह है, इंटरनेशनल जो ट्रेड वगैरह होता है उसके ऊपर में कई सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप ऐसे ट्रेड नहीं कर सकते। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको शेड्यूल 1 में कवर किया गया है। अगेन वही वाली बात, हाई प्रोटेक्शन दे रखी है, आप हंटिंग इसका शिकार वगैरह नहीं कर सकते। इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन क्यों दी जा रही है? रीज़न यह है क्योंकि पिछले कुछ समय पर इनको खतरा भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जैसे इलीगल तरीके से इनके शरीर के पार्ट्स का व्यापार होता है, लेपर्ड की जो खाल होती है इसका व्यापार होता है ना। और जो आज के समय पर जंगल काटे जा रहे हैं वो भी एक रीज़न है। ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट आपने कई बार देखे होंगे, है ना, क्योंकि जंगल काटे जा रहे हैं तो यहाँ पे वो जाएंगे कहाँ पर? ह्यूमन सेटलमेंट में घुसेंगे लेपर्ड। अब ह्यूमन सेटलमेंट में आ गए तो इंसान और इनके बीच में संघर्ष शुरू हो जाता है, इंसान अपनी जान बचाने के लिए मार देता है लेपर्ड को। तो ऐसे कुछ खतरे हैं जिसकी वजह से हाई प्रोटेक्शंस यहाँ पर दी गई हैं, ध्यान रखिए इसके बारे में। नाउ अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था कि वर्ल्ड में अगर आप देख पाएंगे 10 बड़ी कैट की स्पीशीज पाई जाती हैं, 10 सबसे बड़ी प्रजाति, जिसमें से सबसे बड़ा होता है टाइगर। ध्यान रखिए, फिर से बोल रहा हूँ, जो बिग कैट की स्पीशीज होती हैं इसमें ही सब कुछ आता है। तो टाइगर सबसे बड़ी प्रजाति होती है, अपने वजन के हिसाब से 715 पाउंड्स के आसपास होता है। फिर सेकंड पर आता है दोस्तों लायन, ये भी बिग कैट की स्पीशी में आता है। फिर है थर्ड जैगवार, चौथा है लेपर्ड, फिर प्यूमा, चीता, स्नो लेपर्ड, यूरेशियन लेनिक्स, देन उसके बाद में आता है सुंदा क्लाउडेड लेपर्ड, देन है यहाँ पर मेनलेट क्लाउडेड लेपर्ड। ये सब अलग अलग स्पीशीज हैं, बिग कैट की स्पीशीज में ही इनकी काउंटिंग की जाती है। और इनका कंजर्वेशन स्टेटस वगैरह पढ़ना है तो ये चार्ट लगा दिया है, आप ये तैयार भी कर लीजिएगा, एक बार आखिरी समय पर देख के चले जाइएगा। बिग कैट की स्पीशी का जैसे टाइगर, ये IUCN साइट्स और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कहाँ पे कवर किया है, लायन को कहाँ पे कवर किया है, लेपर्ड को कहाँ पे कवर किया है, ये पूरा डिटेल्स आपके सामने प्रेजेंटेड हैं। ठीक है। और हमने कई सारे एफर्ट्स लगाए हैं इन सब एनिमल्स को बचाने के लिए। जैसे आप देख पाएंगे कुछ कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं, प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, एशियाटिक लेयन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट हो गया, ये सब कुछ चीज़ें हैं। और आज हम बिग कैट की स्पीशी को बचाने में लगे हुए हैं। इसके लिए हमने एक बड़ी बॉडी बनाई है। इस बॉडी को भारत ने लॉन्च किया था पिछले साल, पता है ना कितनी ज़्यादा चर्चा हुई थी 2023 में। तो हमने लास्ट ईयर क्या किया, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को जो है बनाया। और ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है, कई सारे देशों का एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसको भारत ने लॉन्च किया था। 96 कंट्रीज इसमें प्रेजेंट है, ऊपर नीचे हो गई होंगी बट यहाँ पे 96 हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पूरे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मेन पर्पस क्या है, हमारी जितनी भी बिग कैट्स की स्पीशीज़ हैं, चाहे टाइगर, लायन, लेपर्ड, इन सबको यहाँ पर बचाना। देखो कई सारी जगह पर ना टाइगर, लायन, उसके बाद जैगवार कवर किया गया, उसके बाद लेपर्ड को कवर किया जाता है। वैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे तो टाइगर, लायन के बाद ही लेपर्ड देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख पाएंगे जैसे आज के समय पर जो इफेक्ट्स पड़ रहे हैं इनकी पॉपुलेशन के ऊपर, उन सब चीज़ों को रोकने के लिए ये जो पूरा अलायंस है वो बनाया गया था। ये मैं आपको एडिशनल डिटेल्स बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान में ज़रूर से रख सकते हैं। इतना सब कुछ ध्यान में रखना है। हाँ, क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ। जैसे ये वाला जो सवाल है ये UPSC ने 2012 में ऑलरेडी पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड वाला नहीं है, ये आ चुका है एग्जाम में। यहाँ पे आपको कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं जिसमें बोला जा रहा है ब्लैक नेक्ड क्रेन हो गया, दूसरा चीता है, तीसरा फ्लाइंग स्क्वायरल है और चौथा स्नो लेपर्ड है। और आपसे पूछा गया कि बताइए इन चारों में से कौन सा नेचुरली पाया जाता है भारत के अंदर में। अब नेचुरली पाया जाता है, आप देख पाएंगे यार नेचुरली तो चीता तो नहीं पाया जाता। चीता के बारे में तो कई बार डिस्कशन किया है, चीता ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो गया था आज से बहुत टाइम पहले। अब फिर बाद में हमने अफ्रीका से चीता को मंगाया, वो अफ्रीकन चीता है। जो भारत में था वो एशियाटिक चीता, वो पहले ही खत्म हो गया है। तो नेचुरली तो चीता नहीं पाया जाता, तो चीता नहीं पाया जाता, तो चीता दूसरे नंबर पर है। अब आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में दूसरा यहाँ भी है यार, यहाँ भी है और यहाँ भी है, बचा कौन सा, बी वाला। तो एलिमिनेशन के माध्यम से 1, 3 और 4 वाला यहाँ पर आपका उत्तर सही हो गया कि बाकी सब स्नो लेपर्ड हो गया हिमाचल में, लद्दाख में, फ्लाइंग स्क्वायरल हो गया, ब्लैक नाइट क्रेन हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। फ्लाइंग स्क्वायरल नमदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है ना, यहाँ सभी जगह पर ये पाई जाती है, ध्यान रखिए। तो देख रहे हैं सवाल यहाँ से बन जाते हैं इस तरीके से। चलिए अब आपकी प्रैक्टिस करवा देते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने यह है, देखो सवाल यहाँ पर लेपर्ड को लेकर है ना,
हमारे करंट अफेयर में। तो लेपर्ड को लेकर क्वेश्चन आपके सामने। तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लेपर्ड इज आर करेक्ट। लेपर्ड को लेकर कौन सा स्टेटमेंट सही है। 3 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला, लेपर्ड प्राइमरी सॉलिटरी एनिमल्स होते हैं, सही बात है, अकेले रहना पसंद है, नॉक्टर्नल भी होते हैं, पढ़ा था अभी, तो पहला वाला स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा, लेपर्ड जो है ज़्यादातर अफ्रीका और एशिया के अंदर में पाए जाते हैं, अगेन सेकंड वन इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि हमने अभी इसके बारे में पढ़ा था। फिर तीसरा यहाँ पे आता है जो लेपर्ड से ये सबसे बड़ी बिग कैट्स होती है पूरे वर्ल्ड में। सबसे बड़ी होती है? नहीं। कौन सी बड़ी होती है? टाइगर है इससे पहले, लायन है इससे पहले, उसके बाद आता है लेपर्ड का नंबर। तो लेपर्ड दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी स्पीशी नहीं है, इस वजह से थर्ड वाला रॉन्ग है। अब यहीं पर हो सकता था हमसे गलती हो जाती, लेकिन अब याद है, अब प्रैक्टिस कर ली हमने तो और ज़्यादा बेटर तरीके से याद रहेगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब यार देखो, कई बार होता है ना क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक हो जाती है। कल क्वेश्चन मिस्टेक हो गई थी, याद होगा, जो हमने एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन डिस्कस किया था, स्पेशली जो फेस्टिवल है तेलंगाना में उसको लेकर, तो मैंने अश्विन महीने की जगह चैत्र महीने का इस्तेमाल कर दिया था, वो वर्ड का यूज़ कर दिया था, तो वो अश्विन करेक्ट था। कई लोगों ने नीचे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताया, फिर मैंने उसको यहाँ पे मतलब पता नहीं था। कई बार यार माइंड बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, तो ऑप्शन सही लिखा होता है मैं पढ़ गलत देता हूँ, या कई बार मतलब बोलना कुछ और होता है, वो बोल कुछ और देता हूँ। यार ये होता है कंटेंट रेडी करने के बाद ना माइंड बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है। अब सुबह 3:30-4 बजे से ये कंटेंट रेडी करते करते 9 बज गया, 9 बजे वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की, तो 5-5.5 घंटा यहाँ पर केवल कंटेंट रेडी करने में, पढ़ने में लग जाता है, जहाँ पे मैं कोई दूसरा डिवाइस छूता ही नहीं, केवल लैपटॉप पे स्क्रीन पे मेरा पूरा माइंड रहता है और बिल्कुल भी माइंड भटकता नहीं है। फिर उसके बाद जाके एक क्वेश्चन तैयार करा। पहले इतना टाइम नहीं लग रहा था, क्वेश्चन लगाने पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, 1 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है, लेकिन आपको सपोर्ट मिल रहा है, आप सभी लोग कह रहे हैं कि सर कंटिन्यू रखिए, तो मैंने कंटिन्यू रख रहा हूँ इसको। ठीक है, बाकी और भी कोई चीज़ हो जिसको लेकर आप फीडबैक देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से उन फीडबैक को मेंशन कीजिएगा। ठीक है, बाकी यार हो सकता है बीच में ऑप्शन कभी कभी गलत हो जाएगा ना, उसको मैनेज कर लो, या ऑप्शन सही लिखे हुए होता है मैं गलत पढ़ देता हूँ, तो उसको देख लिया करो, है ना। कभी कभी की बात है, हमेशा ऐसा नहीं होता। चलिए, अब यहाँ पे एक आर्टिकल है आज के न्यूज़पेपर में, पेज नंबर 6 पर प्रेजेंट है, जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ से लिंक कर पाएंगे। ज़बरदस्त टॉपिक है, क्वेश्चन पहले आ चुके हैं एग्जाम में। यहाँ पे देख पाएंगे एक बॉडी के बारे में डिस्कशन हो रहा है जिसका नाम है यूएन एड्स। एड्स आप समझ रहे हैं, यहाँ पे एक जो बीमारी है HIV की वजह से यहाँ पर जो एड्स होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो एड्स को लेकर ये पर्टिकुलर बॉडी है जो एड्स को ख़त्म करने की बात करती है। उस यूएन एड्स के यहाँ पर जो आज के समय पर कह सकते हैं चीफ हैं, वो हैं एमोन मर्फी। ये व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे। तो इस बॉडी का कहना यह है कि भारत को अभी ज़रूरत है एड्स को ख़त्म करने के लिए 2030 तक। इंडिया में बर्डन ज़्यादा है, लेकिन इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है पहले, जिस तरीके से एड्स को काउंटर किया गया है। यहाँ पे खुद मेंशन करते हैं कि इंडिया ने डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि कैसे यहाँ पर इतना अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकता है। पिछले 10 सालों में एड्स के कई सारे इन्फेक्शन हमने काउंटर किए हैं, और HIV को प्रिवेंशन को देखते हुए हमें और भी कुछ करने की ज़रूरत है। हमें फोकस करने की ज़रूरत है कि हमारे पास में गैप कहाँ पे है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है दोस्तों, आज के समय पर इलाज का मतलब बीमारी का पता लगाना ज़रूरी है। कई केसेस में हम इस बीमारी का पता नहीं लगा पाते। पता लगाना मतलब उसका डायग्नोसिस करना ज़रूरी है, और डायग्नोसिस ना करने की वजह से बीमारी का देर से पता लगता है, और देर से पता लगने की वजह से दोस्तों क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। तो हमें अपने डायग्नोस्टिक प्रोसेस को इम्प्रूव करना होगा, वो यहाँ पर कहना है इनका। साथ ही साथ में ये इंडिया भी आए थे लास्ट टाइम, इन्होंने डिस्कस किए थे कि भाई HIV को रोकने के लिए इंडिया के पास में क्या क्या चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस से हम कैसे लड़ सकते हैं, इस पर इन्होंने डिस्कशन किया। और इन्होंने टारगेट रखा है 2030 तक भारत को जो एड्स की प्रॉब्लम है उसके लिए लड़ना होगा, क्योंकि वैसे एड्स की प्रॉब्लम दुनिया भर में है, दुनिया भर का टारगेट है 2030 तक एड्स से लड़ना, लेकिन इंडिया में एड्स का बर्डन ज़्यादा है, तो स्पेसिफिकली हमें ज़्यादा फोकस करना होगा, ऐसा इनका कहना है। और इन्होंने नोट भी किया है कि देखिए लास्ट ईयर अगर हम देखेंगे तो 68,000 नए इन्फेक्शन आए थे HIV के, केवल और केवल भारत में। आप इमेजिन कर रहे हैं, इसका मतलब हर रोज़ 185 लोगों को यहाँ पर ये HIV का इन्फेक्शन हो रहा है, एड्स हो रहा है। तो यहाँ पे हमें चीज़ों को थोड़ा सा रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। हमने काम अच्छा किया है, आगे इन काम को और बढ़ाने की आवश्यकता है, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। प्रॉब्लम्स बताई है इन्होंने, साथ ही साथ में इंडिया के स्टेप्स को अप्रिशिएट भी किया है। बट एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। एग्जाम में दोस्तों आपसे बहुत कुछ पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो आपको इस HIV एड्स का जो ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि आखिरकार ये होता क्या है, क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। देखो, जब बात करते हैं हम बोलते हैं यार एड्स है, फिर एड्स के साथ साथ हम वर्ड यूज़ करते हैं HIV। फ़र्क क्या है दोनों में, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे HIV के बारे में जानिए। HIV है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है।
ये एक ऐसा वायरस होता है जो एक इंसान के इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से अटैक करता है। नाम से पता चल रहा है, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एक ऐसा वायरस जो इंसान की इम्यूनिटी को पूरी तरह से अटैक कर देता है। और आपको पता है एक पर्टिकुलर व्यक्ति की जो इम्यूनिटी है वो उसके हेल्थ के लिए कितनी ज़रूरी है। कोई भी इंसान की इम्यूनिटी मजबूत है, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, तो वो किसी भी बड़ी बीमारी से भी लड़ सकता है। और इम्यूनिटी मान लो बहुत ही कमज़ोर है, रद्दी है, बिल्कुल वीक हो चुकी है, तो छोटी सी छोटी बीमारी, हल्की से हल्की बीमारी भी जानलेवा उसके लिए हो सकती है। ये तो बेसिक चीज़ है, सबको पता है। तो HIV ऐसा इन्फेक्शन होता है जिससे इम्यून सिस्टम हो जाता है कमज़ोर, क्योंकि ये वायरस है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। तो अब एड्स क्या है यार? देखो, एड्स यहाँ पर HIV की वजह से होने वाला ही प्रॉब्लम है, जो बेसिकली लास्ट स्टेज होती है। एड्स बेसिकली यहाँ पर आखिरी स्टेज पे जा चुके हैं हम। HIV इन्फेक्शन ही है, ये और ज़्यादा बेकार हो गया है, और ज़्यादा वर्स्ट सिनेरियो क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे हमारी बॉडी बैडली डैमेज हो चुकी है, तब जाके एड्स हो जाता है। पहले HIV है, बाद में वो एड्स बन जाएगा। अब होता कैसे है ये? देखो, नॉर्मली होता यह है, HIV ना हमारे CD4 नाम के जो सेल्स होते हैं उसको अटैक करता है। CD4 क्या है? CD4 एक प्रकार का वाइट ब्लड सेल है जिसको बोलते हैं T सेल। और T सेल ज़रूरी होता है बॉडी में इस तरीके के जो इन्फेक्शन वगैरह होते हैं उससे लड़ने के लिए। अब भाई T सेल को ही ख़त्म कर दिया इस वायरस ने, तो T सेल अगर ख़त्म हो जाएगा तो बॉडी का इम्यून सिस्टम पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। अब हल्की से हल्की बीमारी आपके लिए जानलेवा बन सकती है। होता यहाँ पर यह है कि जैसे ही ये वायरस HIV वायरस आपके बॉडी में एंटर करेगा, ये मल्टीप्लाई होने लगता है। और मल्टीप्लाई होते होते 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, ऐसे होते होते यहाँ पर CD4 सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और CD4 सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद में हमारा इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है। और एक बार वायरस बॉडी में एंटर कर गया, ध्यान से सुनना, एक बार बॉडी में चला गया तो ये रिमूव नहीं किया जा सकता। प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत क्योर कर सकते हैं, सटीक तरीके से 100% दावा करने वाला ट्रीटमेंट नहीं है। जो CD4 यहाँ पर सेल्स हैं आपके, ये अगर एक इंसान के अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो एक हेल्दी बॉडी होती है ना एक इंसान की, मान लो जो हेल्दी बॉडी है जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा है, उसके बॉडी में CD4 सेल्स लगभग 500 से लेकर 1600 के आसपास होने चाहिए। लेकिन जब HIV वायरस से वो बॉडी इन्फेक्ट हो जाती है तो उसके बॉडी में CD4 सेल्स की संख्या कम हो जाती है। ये कम होकर 200 या 200 से भी कम हो जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा कम है। अब आपको छोटी से छोटी बीमारी से कोई नहीं बचा सकता। अब दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि ये HIV का जो इन्फेक्शन है ना, ये ट्रांसमिट बहुत तेज़ी से होता है एक इंसान से दूसरे इंसान में। कहोगे कैसे फैलता है? तो फैलने के पीछे का इसका कोई प्रोसेस है। मान लो एक इंसान है जिसको HIV हो गया है, अब वो यहाँ पे कई सारे सोर्सेज के माध्यम से दूसरे इंसान में ये इन्फेक्शन को फैला सकता है। मान लो एक इंसान को ये HIV हुआ है, उसका जो बॉडी फ्लूइड है, उस बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में कोई नॉर्मल व्यक्ति आ जाए, है ना, या उसका ब्लड के कांटेक्ट में आ जाए, सीमेन के कांटेक्ट में आ जाए, रेक्टल फ्लूइड के कांटेक्ट में आ जाए, वेजाइनल फ्लूइड के कांटेक्ट में आ जाए, ब्रेस्ट मिल्क कंज्यूम कर ले। अब जैसे यहाँ पर मदर से बेबी के अंदर में ये जो बीमारी ट्रांसमिट हो सकती है ना, ब्रेस्ट मिल्क की वजह से। तो यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि HIV जो है एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है, इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर आप कह सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे बात करें ना, ब्लड वगैरह की वजह से भी आ सकता है। तो हम लोग टैटू वगैरह करवाते हैं, आपको पता होगा। तो टैटू करवाते हैं, मान लो यहाँ पर जो टैटू आर्टिस्ट है वो एक सुई का इस्तेमाल कर रहा है, और वो जो सुई जब इस्तेमाल कर रहा है तो एक इंसान को, उसने ऐसे इंसान को टैटू बनाया जिसको HIV है, ठीक है। अब पता नहीं है, मान लो उसने टैटू बना दिया, और अगर वो नीडल चेंज नहीं करता है ना, मतलब होता है बहुत सारे केसेस में, अब उसने अगर चेंज नहीं किया तो यहाँ पर दूसरे व्यक्ति के अंदर में अगर वो टैटू बनाता है ना दूसरे व्यक्ति में, तो उसमें वो बीमारी ट्रांसमिट हो सकती है। तो इस वजह से यहाँ पर जो ये मशीन यूज़ कर रहा है, जो निडल, जो सुई इसमें इस्तेमाल की जा रही है, उसको चेंज करना ज़रूरी होता है, ठीक है। जो यहाँ पर टैटू आर्टिस्ट वगैरह है ना, तो जा रहे हो बनवाने तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ना। बात आती है सिम्टम्स की, यानी कि इसके लक्षण की। लक्षण की जब बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है, एक बार HIV, क्योंकि एड्स जो होता है HIV की वजह से ही होता है, तो एक बार अगर HIV एड्स में कन्वर्ट हो गया तो समझ लेना जो सिम्टम्स होंगे बहुत ही खतरनाक होंगे। शरीर के अंदर में थकान, बुखार, और उसके अलावा निमोनिया जैसी जो प्रॉब्लम्स है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी आपको बहुत ज़्यादा बुरा असर देने लगेंगी। और आज के समय पर HIV और जो एड्स की प्रॉब्लम है कितनी ज़्यादा बड़ी है, ये ध्यान रखिए। ये इसलिए इतनी ज़्यादा बड़ी है क्योंकि दुनिया भर में दोस्तों 39 मिलियन पर्सन ऐसे हैं जो HIV वायरस के साथ में जीवन जी रहे हैं, और इसका केवल और केवल इंडिया में 2.4 मिलियन लोग हैं। 2.4 मिलियन केवल भारत से आते हैं। 2022 में
आप कह सकते हैं 1.3 मिलियन नए केसेस आए एचआईवी इन्फेक्शन के दुनिया भर में, जिसमें से 63,000 केसेस भारत के थे। तो भारत में कोई कम केस नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। फिर 2022 में आप देख पाएंगे, बताया यह भी जाता है कि इस एचआईवी इन्फेक्शन की वजह से 6,50,000 लोगों की जान गई, क्योंकि उनकी जो कंडीशन है वो ख़राब हो गई थी। ये दुनिया भर का मैं डेटा आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसी 6,50,000 में से भारत में कितनी गई? तो इंडिया में दोस्तों 42,000 लोगों की जान गई थी इस एचआईवी इन्फेक्शन की वजह से। समझ गए ना? क्वेश्चन यह है कि जब दिक्कत इतनी बड़ी हमें दिखाई दे रही है ऑलरेडी, तो क्या हम कुछ कर नहीं रहे? कोई इनिशिएटिव वगैरह नहीं है हमारे पास में, कोई ट्रीटमेंट नहीं है? देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल कुछ है ही नहीं। बहुत सारी चीज़ अवेलेबल है जो यहाँ पर एक इंसान के होप को बढ़ा देती है। जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे HIV एंड एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017, ये एक्ट यहाँ पर लाया गया। इस एक्ट के तहत जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इन्होंने कई सारे स्टेप्स उठाए इस बीमारी को रोकने के लिए, आगे बढ़ने से रोकने के लिए, क्योंकि जैसे इसका मैंने बताया ना, ट्रांसमिशन पॉसिबल है। फिर एक थेरेपी आती है आर्ट थेरेपी, ये आपने सुना होगा। इसको बोलते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ये अफोर्डेबल थेरेपी है और 90% जो लोग एचआईवी के साथ में हैं वो यहाँ पर इस थेरेपी को लेते हैं अपने जीवन को थोड़ा बेहतरीन करने के लिए। तो ये थेरेपी यहाँ पर दी जाती है, आर्ट थेरेपी। फिर प्रोजेक्ट सनराइज आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सवाल बन सकता है कि प्रोजेक्ट सनराइज बताइए किस चीज़ से रिलेटेड है ना? ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रोजेक्ट सनराइज यहाँ पे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया साल 2016 में, ताकि इस एचआईवी से संबंधित केस जो हैं, स्पेशली हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर में, उन केसेस से लड़ा जा सके। समझ गए? स्पेशली यहाँ पर वो लोग जो आपस में ड्रग्स को इंजेक्ट कर रहे हैं। अच्छा हाँ, एक केस याद आया, त्रिपुरा के अंदर में शायद वही तो केस था, जो कोई यहाँ पर ड्रग्स वगैरह ले रहे थे, इंजेक्शन के माध्यम से एचआईवी फैल गया था कॉलेज में। शायद त्रिपुरा का था यार, मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा है ना। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में फैल गया था, क्योंकि एचआईवी फैल सकता है, ब्लड का कॉन्टैक्ट आ रहा है। तो समझ गए? तो इस वजह से यहाँ पर प्रोजेक्ट सनराइज चलाया गया। फिर यहाँ पे एक आता है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। ये मैंने जब रेबीज़ के बारे में पढ़ाया था तब भी आपके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी, याद होगा। तो यहाँ पे जो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस मेडिसिन होती हैं, जो मेडिकेशन है, वो दिया जाता है उस इंसान को जिसको बहुत बड़ा रिस्क होता है एचआईवी का, है ना। तो इसलिए पहले ही यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो इनिशिएटिव है वो ले लिया जाता है। आगे आते हैं, चलिए अब देखिए यहाँ पर ये तो सब कुछ हमने डिस्कशन कर लिया आर्टिकल से, लेकिन क्या एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, इसका कुछ इंपॉर्टेंस है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं है इंपॉर्टेंस। देखिए 2013 का यूपीएससी का ये क्वेश्चन आपके सामने है। यूपीएससी पहले सवाल पूछ चुका है यहाँ से। सवाल यह है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, कौन सी बीमारी ऐसी है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में टैटू के माध्यम से फैल सकती है? चिकनगुनिया है? नहीं, चिकनगुनिया तो मच्छर की वजह से फैलती है। चिकनगुनिया में टैटू का कोई रोल है? बताइए दोस्तों। दूसरा हेपेटाइटिस बी, हाँ हेपेटाइटिस बी फैल सकती है। थोड़े दिनों पहले हेपेटाइटिस बी भी चर्चा में था, मैंने ABCD सब पढ़ाया था आपको, ई तक जितने भी हैं। फिर HIV एड्स, क्या ये जो HIV एड्स होता है ये फैल सकता है? हाँ अभी तो पढ़ा हमने इसके बारे में। हाँ फैल सकता है टैटू के माध्यम से, ब्लड का कॉन्टैक्ट के माध्यम से, सीमेन के कॉन्टैक्ट के माध्यम से। तो यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आप देखेंगे 2013 में सवाल बन चुका है ना। अब आपको यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा देता हूँ कि और भी तरीके हैं सवाल बनने के। देखो एक क्वेश्चन यह है, थोड़ा समझना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन यह है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन एसोसिएटेड विद द एड्स। मान लो किसी को एड्स हो गया है, तो ये 3 इन्फेक्शन के नाम दिए हैं, 3 बीमारियों के नाम दिए हैं कि बताइए इन तीनों में से कौन सी बीमारी कॉमन तरीके से एक इंसान को हो सकती है जो एड्स से पीड़ित है। क्या उसे ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, क्या उसे निमोनिया हो सकता है, क्या उसे यहाँ पर कैंडिडियासिस हो सकता है। तो यहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत है क्या? कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जब भी किसी को एड्स होता है उसका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो गया है। अब उसका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो गया है, तो कोई भी बीमारी उसको आराम से लग सकती है। तो यहाँ पे अगर कंफ्यूज हो भी गए हो कि यार क्या एड्स में बीमारी लग सकती है, हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर आप सी लगा देना। 1, 2 एंड 3 तीनों के तीनों सही है आंसर। ऑल 3 इन्फेक्शंस कॉमन अपॉर्चुनिटीज इन्फेक्शन हो सकते हैं एड्स से रिलेटेड। समझ गए? तो एक बेसिक सा लॉजिक लगाना है, वो हमने क्वेश्चन में लगाना सीख लिया। अब कुछ एग्जाम में आएगा तो आराम से सॉल्व कर पाएंगे, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ, एक और सवाल है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन यह है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ग्लोबल रिस्पॉन्स टू HIV एड्स। दुनिया भर का जो रिस्पॉन्स है HIV एड्स को लेकर, उसको लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो UN एड्स ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे आर्टिकल में, है ना, जिसकी वजह से ये आर्टिकल डिस्कस हो रहा है, तो UN एड्स ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस क्या है कि एड्स के इन्फेक्शन को 2030 तक खत्म कर देना। क्या ये सही बात है? हाँ सही बात है, यही तो टारगेट लेकर चल रहे हैं हम। इसी वजह से तो वो इंडिया को बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं।
दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि HIV का जो प्रेवलेंस है आज के समय पर, HIV का जो कह सकते हैं सिनेरियो है, वो हाई इनकम कंट्रीज में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द लो इनकम कंट्रीज। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, लो इनकम कंट्रीज में ज़्यादा है ना। अब इंडिया भी यहाँ पर एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री तो है नहीं, तो हम ऐसा एक लॉजिक लगा के सोच सकते हैं कि हाँ लो इनकम कंट्रीज में बर्डन इसका फिर भी ज़्यादा है, लो और मिडिल इनकम कंट्रीज जो हैं, समझ गए। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है, सॉरी सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, पहला वाला सही है ना, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है हाई इनकम कंट्रीज में बर्डन ज़्यादा है, नहीं, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में ज़्यादा है बर्डन। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है जो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस है, क्या ये एक अच्छा इफेक्टिव मेथड होता है HIV इन्फेक्शन से बचने के लिए? हाँ जी बिल्कुल होता है, अभी हमने पढ़ा था, एंड जो इनिशिएटिव पढ़े थे, लास्ट वाला इनिशिएटिव पढ़ा था नहीं पढ़ा था, पहले दे दिया जाता है इस इन्फेक्शन से बचने के लिए। तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है ये उत्तर। क्लियर? चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मज़ा आ रहा है? आपके इस न्यूज़पेपर एनालिसिस को 1000 टाइम्स बेटर कर दिया गया है, ठीक है। चलिए एक आर्टिकल ये भी है, अब ये आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 15 पर है, GS पेपर नंबर 2 IR से लिंक कर पाएंगे। कहोगे सर हमें आर्टिकल नहीं मिल रहा है, क्यों? रीज़न यह है कि दोस्तों ये जो एडिशन है न्यूज़पेपर का, ये है हमारा इंटरनेशनल एडिशन, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से इंटरनेशनल एडिशन ही एनालाइज कर रहा हूँ, और इसमें आर्टिकल बहुत ज़्यादा काम के होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर स्पेसिफिक एडिशन। जैसे दिल्ली एडिशन आता है तो आप सोचेंगे यार सर दिल्ली एडिशन कवर नहीं कर रहे हैं, ये छूट जाएगा। ये मत घबराओ, जो इंटरनेशनल एडिशन में कवर होता है वो तो सभी जगह पे कवर होगा, जितने भी यहाँ पर स्टेट के आ रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल एडिशन में कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकल्स होते हैं जो बाकी सारे एडिशन में नहीं होते हैं, समझ गए। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाती हैं, और मेरे हिसाब से इसमें बहुत ज़्यादा काम के आर्टिकल्स आ रहे हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं हर चीज़ लेके चलूँगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं। अब ये आर्टिकल आपके सामने है, यहाँ पे बात हो रही है प्रिपेयर फॉर अटैक्स, बेस्ट रिगार्ड सेज हूती मिलिशिया ईमेल टू रेड सी शिप। मामला क्या है? मामला ये जानिए, जो हूदी रेबल्स हैं स्पेशली यमन के अंदर में, उन्होंने अभी एक जहाज़ के ऊपर अटैक भी किया। ये आप जहाज़ देख पाओगे, ये ग्रीक का फ्लैग लगा हुआ था इस जहाज़ के ऊपर में, ये जहाज़ रेड सी से गुजर रहा था, हूदी रेबल्स ने इसके ऊपर में अटैक कर दिया, ये आग वगैरह जल रही है आप यहाँ पर देख पाओगे, और ये ऑयल टैंकर है, कुछ भी हादसा यहाँ पर हो सकता है। तो मामला फिर से गड़बड़ा गया है रेड सी में, जिसका इम्पैक्ट भारत पर भी पड़ेगा। कहोगे सर कुछ समझ में नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, समझते हैं मैप के माध्यम से हर एक चीज़ को बेस्ट तरीके से। कुछ मैप हमारे पास में है या नहीं है यार? नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, हम सीधा यहाँ पर अपना जो रियल मैप है उसको यूज़ करने वाले हैं। चलिए आ जाइए दोस्तों स्क्रीन पर, समझते हैं। तो यहाँ पर यह है इंडिया, और हमें चलना है कहाँ पे? रेड सी पे। तो हम इस तरीके से आएंगे, हम मान लो यहाँ से निकले और इस तरीके से जहाज़ पकड़ के यहाँ तक जाते हैं, तो यहाँ तक हमें यहाँ नहीं जाना है नीचे आना है, ठीक है, इस तरीके से जाना है। और ये रहा यहाँ पर यमन दिख रहा है आपको, ठीक है। अब यमन में आपको ये दिखाएगी गल्फ ऑफ एडन, ठीक है, क्योंकि अगर मान लो भारत को अपना जहाज़ ऊपर पहुँचना है इटली में या ग्रीस पे जाना है, कहीं से अगर यूरोप तक जाना है, तो हम अपने जहाज़ को कैसे लेके जाते हैं? भाई ये जहाज़ ऐसे आएगा, इस तरीके से निकलेगा, और यमन के बगल से पतला सा रास्ता ये निकल रहा है ना गल्फ ऑफ एडन के बगल से, तो इस रास्ते से जाएंगे। ये हमने जहाज़ निकाला और ये आ गया हमारा रेड सी, ये लिखा हुआ भी है। अब रेड सी के थ्रू जहाज़ निकल जाता है, निकलते निकलते दोस्तों यहाँ पे आ जाता है हमारा सुएज़ कैनाल, ये लिखा है, पतला सा रास्ता है। कैनाल क्या होता है? जो इंसान यहाँ पे खुद बनाते हैं। मान लो एक समय पर ये पूरा एक हिस्सा जुड़ा हुआ करता था, लोगों ने शॉर्टकट बनाने के लिए इसको खोद कर रास्ता खोल दिया, 2 समुद्र जोड़ दिए, तो एक कैनाल बना दिया दोस्तों, पतला नाला सा। तो स्विस कैनाल बन गया, एक ही जहाज़ इसमें इतना पतला है कि एक जहाज़ सीधा सीधा निकलेगा। तो इस जहाज़ को यहाँ से निकालने के बाद में सीधा हम पहुँच जाएंगे ऊपर यूरोप तक, ये आ गया अपना ग्रीस वगैरह सब कुछ, है ना। अब होता यहाँ पर एग्जैक्टली यह है, हम ये देख पा रहे हैं वेस्ट एशिया में लगातार यहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही हैं, ठीक है। यहाँ पे जो इनस्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बनी हुई है, और इस पूरे युद्ध में यहाँ पे हम देखेंगे तो स्पेशली वो यहाँ का युद्ध चल रहा था, इसराइल और गाज़ा पट्टी के बीच में यहाँ पर ये डिस्प्यूट है, यह है गाज़ा, यह है इसराइल, है ना। लेकिन दोस्तों इस डिस्प्यूट में ऊपर लेबनान भी उतर गया। लेबनान का जो ये सदर्न पोर्शन आप देख रहे हैं ये वाला, इसमें हिजबुल्ला रहता है, हिजबुल्ला ने भी अटैक किया, इसराइल ने उसके रिटेलिएशन में अटैक किया, है ना। इसराइल ने लेबनान के चीफ को मार दिया, उसके अलावा हमास के चीफ को मार दिया। फिर इसराइल के ऊपर में अभी परसों की बात है, ईरान ने, ये आप देख पाएंगे ये ईरान है, ईरान ने यहाँ पर रॉकेट फायर अटैक किया इसराइल के ऊपर में। तो ये सब चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? तो इसी दोस्तों युद्ध में यमन भी उतर गया था, आपको पता है। यमन ये देश है, यमन ने आज से कुछ दिन पहले एक सीधा रॉकेट यहाँ से दागा था, हाइपरसोनिक मिसाइल, जो सीधा 2000 किलोमीटर दूर, आप कह सकते हो सऊदी अरेबिया के ऊपर से उड़कर गया और इसराइल में जाकर हिट कर गया। इतना लंबा डिस्टेंस यहाँ पर तय किया,
और ये किसने दागा था? येमेन के अंदर हूदी रेबल्स ने। अब दोस्तों हूदी रेबल्स कौन है, ज़रा ये सुनिए। येमेन जो आपको देश दिख रहा है ना, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन जहाँ पर मैं ये गोला घुमा रहा हूँ, यहीं पे हूदी रेबल्स का पूरी तरह से कब्जा है। ये येमेन की कैपिटल है सना, ये लेकिन ये हूदी रेबल्स के अंडर में आती है, ध्यान रखिए, है ना। और लंबे समय से 2014 से यहाँ पर, 2014 में आपको पता है, इससे पहले भी यहाँ पर येमेन के अंदर में गृह युद्ध हो चुका है। गृह युद्ध यह है कि हूदी रेबल्स यहाँ पे कहते हैं हम माइनॉरिटी हैं इस देश में और हमें यहाँ पर गवर्नमेंट के माध्यम से हक चाहिए और सरकार में भी हमें अपना एक इंपॉर्टेंट रोल चाहिए। तो हूदी रेबल्स यहाँ की सरकार से लड़ रहे हैं। तो येमेन में जो प्रॉपर सरकार जो चल रही है वो इधर की साइड चलती है, ये पूरा हिस्सा वहाँ की गवर्नमेंट के हाथ में है, इतना हिस्सा यहाँ पर हूदी रेबल्स के हाथ में है। बगल में रेड सी है और हूदी रेबल्स दोस्तों हूदी रेबल्स को सपोर्ट किसका मिलता है? ईरान का मिलता है, ध्यान रखिए। तो ये ना जो ईरान आपको दिख रहा है ऊपर, ये रहा ईरान हूदी रेबल्स को सपोर्ट करता है इधर, और सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है यहाँ पर इधर येमेन की सरकार को। तो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया और ईरान, पता है, दोनों प्रॉक्सी वॉर भी कर रहे हैं। प्रॉक्सी वॉर इसी तो कहते हैं जहाँ पे ये खुद नहीं भिड़ रहे हैं, बस खाली सपोर्ट कर रहे हैं एक देश के अंदर में एक युद्ध को। तो सऊदी अरेबिया यहाँ की सरकार को सपोर्ट कर रहा है और हूदी रेबल्स को सपोर्ट कर रहा है ऊपर से ईरान। इस चक्कर में तो इतना ज़्यादा युद्ध हुआ यहाँ पे, इतना ज़्यादा यहाँ पे हमने सिविल वॉर वगैरह देखा। तो क्योंकि यहाँ पर हूदी रेबल्स को सपोर्ट मिला है ईरान का और वो इजराइल को बिल्कुल तरीके से अगेंस्ट में है, इजराइल के, आपको पता ही है ना, इजराइल को अटैक भी किया है उन्होंने। तो यहाँ पे हूदी रेबल्स का कहना यह है कि जो भी जहाज़ इधर से निकलेगा, अब भाई इधर से तो बहुत जहाज़ निकलेंगे क्योंकि व्यापार का मेन रास्ता है ये, तो जो भी जहाज़ निकलेगा अगर उस जहाज़ का इजराइल से कोई कनेक्शन होगा तो हम उस जहाज़ के ऊपर में अटैक करेंगे। येमेन पहले भी ये काम कर चुका है, हूदी रेबल्स ने पहले भी यहाँ पे कई जहाज़ों को अटैक किया है जिनका एसोसिएशन इजराइल के साथ में है और ये रास्ता मेन है। इसलिए भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है कि भारत को भी आगे परेशान करेंगे, हमारा जो जहाज़ है उस पर भी यहाँ पर ये अटैक कर सकते हैं, है ना, हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमारे जहाज़ हैं उस पर हूदी रेबल्स, क्योंकि अगर मान लो उसका जहाज़ का कोई भी एसोसिएशन इजराइल के साथ में हुआ, इजराइल का जहाज़ हुआ या इजराइल का कोई कनेक्शन हुआ या व्यापार हो रहा है, तो उस जहाज़ को ये अटैक करेंगे, ऐसा इनका कहना है। तो वही सिमिलर सिनेरियो दोस्तों यहाँ पर इस वाले जहाज़ का भी था, जो यहाँ पर आप देख पाएंगे आर्टिकल में जो आपने पढ़ा है ना, इस जहाज़ के साथ भी यही पूरा सीन हुआ है। इजराइल का कनेक्शन था जिस वजह से यहाँ पर इस जहाज़ को अटैक किया और उन्होंने बोला आगे भी हम ऐसे ही अटैक करेंगे, तो सावधान रहना। तो मामला क्या चल रहा है ये समझ गए ना, हूदी रेबल्स का मामला क्या है, रेड सी में ये अटैक कर रहे हैं। तो रेड सी के बारे में जान लो, रेड सी एक बड़ा रीजन यहाँ पर फैला हुआ है ना, कितने बड़े हिस्से में यहाँ पर फैला हुआ है वो हम लोगों ने अभी के समय पर देखा। रेड सी हमारे अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता है। अरे जोड़ता है या नहीं जोड़ता है? बिल्कुल जोड़ता है। ये ऊपर आप देख पाओगे, ये है मेडिटेरेनियन सी, ये हमारा रेड सी आ रहा है, और रेड सी के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा नीचे की साइड में ये हमारा अरेबियन सी। ठीक है, मैंने क्या बोल दिया, अटलांटिक ओशन बोल दिया क्या? अटलांटिक ओशन कहाँ है यार, अरेबियन सी। अच्छा, ऊपर की साइड में आप और जाएंगे, देखिए यहाँ पर ये रेड सी है, ये हमारा स्वेज कैनाल है, नीचे अरेबियन सी को ये जोड़ने का काम करेगा। बीच में गल्फ ऑफ एडन वगैरह है जो हम लोगों ने यहाँ पर मैप में ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। रेड सी के फीचर्स वगैरह के बारे में डिस्कशन हो रहा है, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जो पढ़ने की ज़रूरत है आपको वो है हूदी रेबल्स के बारे में। ठीक है, कौन है हूदी रेबल्स, इनके बारे में फैक्ट जान लो दोस्तों, एग्जाम में हेल्प करेगा। वैसे मैंने आपको इतनी लंबी चौड़ी जो कहानी है जिसके आधे आधे घंटे के वीडियोस पढ़े हैं, मैंने शॉर्ट में करके आपको यहाँ पे 10 मिनट में या 15 मिनट में समझाने की कोशिश की है। अब क्वेश्चन बन सकता है हूदी रेबल्स के बारे में। तो येमेन में इस जगह पे हूदी रेबल्स दोस्तों यहाँ पर बसे हुए हैं आज के समय पर। तो हूदीज जो हैं ऑफिशियली इनको अंसर अल्लाह यानी पार्टिजन्स ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है, मतलब ही इसका यह है। तो ईरान, यहाँ पे जो ईरान है वही हूदी रेबल्स को सपोर्ट करता है, इस बात को ध्यान में रखिए, है ना। तो जो हूदी रेबल्स है करंट समय पर, वो ध्यान रखिए वो शाइट मुस्लिम है। येमेन के अंदर में वो शाइट मुस्लिम है, बाकी यहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं वो सुन्नी मुस्लिम्स हैं। तो शाइट मुस्लिम्स की माइनॉरिटी है यानी अल्पसंख्यक हैं वो आज के समय पर येमेन में। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो हूदी रेबल्स हैं वो आते हैं जायदी सेक्ट से, जो जायदी वाला सेक्शन है शाइट इस्लाम के अंदर में, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। और माइनॉरिटीज़ आज के समय पर वो येमेन के अंदर में, तो शाइट मुस्लिम्स माइनॉरिटी लंबे समय से बने हुए हैं पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर में। ठीक है, और जायदीज़ और भी माइनॉरिटी हैं, ये और भी यहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, इनकी संख्या और ज़्यादा कम है यहाँ पर बाकी सब लोगों के कंपैरिजन में। फिर उसके बाद यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है, जबकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे येमेन के अंदर में तो मेजॉरिटी ऑफ लोग सुन्नी मुस्लिम्स हैं। तो यहाँ पर जो ये शाइट मुस्लिम्स हैं, स्पेशली जो जायदी सेक्ट से बिलोंग करते हैं, इनका कहना यही है कि भाई यहाँ पर हमारी सुनवाई की जाए और हमें यहाँ पर जो येमेन की सरकार चल रही है उस सरकार में हमारा रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। हम जो माइनॉरिटी हैं हमारे हक की बात भी करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं इनकी हक की बात करने के लिए ये हूदी रेबल का नाम का ग्रुप जो है ये उठकर आता है। यह ग्रुप बनता है 1990 में और इन्होंने एक मूवमेंट शुरू कर दिया
और ये मूवमेंट शुरू कैसे किया दोस्तों, पहले मैं आपको बताऊं हूदी नाम कैसे पड़ा। एक फाउंडर है हूदी ग्रुप के, नाम है हुसैन अल हूदी, इन्हीं के नाम पे यहाँ पर हूदी नाम जो है वो रख दिया गया। फिर हूदी ग्रुप ने एक मूवमेंट शुरू कर दिया जहाँ पे इनका मेन पर्पस क्या था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का कल्चर है, जैसे आज हम देख पा रहे हैं दुनिया भर में आधे से ज़्यादा देशों में वेस्टर्न कंट्रीज़ का कल्चर फैल रहा है, तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो ये चाहते हैं वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ना हो। ठीक है, ये क्या चाहते हैं, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। देखो इनकी 3 मांगे हूदी रेबल्स की, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस खत्म कर दो, उसके अलावा यहाँ की जो सरकार है उस सरकार में हमें रिप्रेजेंटेशन दो। ठीक है, हम भी यहाँ पर सरकार मिलकर चलाएंगे तो हमें माइनॉरिटीज़ के हक की बात करेंगे, हक की बात होनी चाहिए माइनॉरिटीज़ के। उसके अलावा जो येमेन की सरकार है वो आज के समय पर काफ़ी करप्ट है, तो वो करप्शन खत्म कर दो। ये बेसिकली यहाँ पर इनकी 3-4 मांगे हैं, जिस वजह से पूरा गृह युद्ध हो गया है। येमेन के अंदर में हालात काफ़ी ज़्यादा खराब हैं। और मैं आपको बता दूं येमेन के अंदर में जो सुन्नी मेजोरिटी गवर्नमेंट है 2004 से वहाँ पे सरकार जो बनी हुई है, उससे लगातार ये हूदी रेबल्स लड़ रहे हैं। और हूदी रेबल्स ने लड़ते लड़ते एक बड़ा एरिया येमेन का ऑलरेडी कब्जा रखा है, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जो स्पेशली यहाँ पे कैपिटल है येमेन की सना, उसको यहाँ पे इन्होंने कब्जा रखा है। और इनका बस खाली यही मेन पर्पस है, ये एंटी अमेरिकन है, एंटी सेमेटिक रेटोरिक है। कहने का मतलब है कोई भी वेस्टर्न कल्चर को यहाँ पर ये सपोर्ट नहीं करने वाले। बस खाली इनकी मांग है हमें रोल दे दो सरकार के अंदर में, बस। समझ गए। वैसे कई सारे जो ग्रुप लीडर्स हैं, जैसे इजराइल हो गया, यूएस हो गया, सब ने मिलकर यहाँ पे हूदी रेबल्स को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया है कि ये एक आतंकवादी संगठन है ये। समझ गए। लेकिन इस पूरे मामले में जैसे मैंने बोला एज अ प्रॉक्सी वॉर के तौर पर ईरान, सऊदी अरेबिया भी इन्वॉल्व थे। सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता था येमेन की सरकार को, ईरान सपोर्ट करता था यहाँ पे हूदी रेबल्स को। तो ये पूरा मामला दोस्तों आज के समय पर चल रहा है। नाउ अब आपके सामने यूपीएससी के लिए एक्सपेक्टेड प्रीलिम्स क्वेश्चन है जहां से सवाल बन सकते हैं। तो ये बेसिक फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। सवाल कैसे बन सकता है यहाँ से, अब ये सुनिए दोस्तों, प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हूदी मूवमेंट इन येमेन आर करेक्ट। हूदी को लेकर यहाँ पे जो 3 स्टेटमेंट है, बताइए तीनों में से कौन सा सही है। पहला, जो हूदीज हैं ये शाइट मुस्लिम है, जो एक ऐसा ग्रुप है जो प्राइमरीली जैदी सेक्ट को बिलोंग करता है। क्या ये सही बात है? हाँ सही बात है, अभी हमने पढ़ा था। दूसरा, जो हूदीज हैं दोस्तों ये लगातार कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं और इंटरनली यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और यहाँ पे जो सरकार बनी है येमेन की, जिसको इंटरनेशनल बेसिस पे एक पहचान दी गई है, उसके अगेंस्ट में यहाँ पर ये लड़ाई कर रहे हैं। क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है। येमेन की सरकार के खिलाफ में इनका लड़ाई चल रही है, गृह युद्ध भी हुआ। तीसरा, जो हूदी मूवमेंट है दोस्तों, इनको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है सऊदी अरेबिया से। क्या हूदी मूवमेंट को सपोर्ट मिलता है सऊदी अरेबिया से? नहीं, सऊदी अरेबिया येमेन की सरकार को सपोर्ट कर रही है, जो सुन्नी मेजोरिटी गवर्नमेंट है वहाँ भी, है ना। तो हूदी रेबल को सपोर्ट मिलता है ईरान से। तो यहाँ पे ईरान होता तो ये सही होता, लेकिन सऊदी अरेबिया है तो गलत है। दैट इज वाई यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर, पहला वाला सही है। समझ गए ये बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन आपसे ऐसे बन सकता है, हर एक पॉसिबिलिटी को टच कर लेते हैं यार। एक सवाल यहाँ पर यह है कि बताइए कौन सा प्राइमरी ग्रीवांस है जिसकी वजह से हूदी मूवमेंट शुरू हुआ। सवाल बन जाएगा कि बताइए हूदी रेबल्स बहुत चर्चाओं में है, ये मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई, है ना, इसके पीछे के क्या कारण हुए थे। तो पहला, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताओ तीनों में से कौन सा सही है। पहला बोलता है क्योंकि जो जैदी कम्युनिटी है वो लगातार कम थी और बहुत कम होती चली गई येमेन में, तो इसकी वजह से हूदी मूवमेंट शुरू हुआ। दूसरा, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी रही, करप्शन रहा येमेन की सरकार में। हाँ जी बिल्कुल, ये भी सही बात है, हमने भी पढ़ा था, तो दूसरा भी सही है, इसकी वजह से हूदी मूवमेंट शुरू हुआ। तीसरा, क्योंकि वेस्टर्न इंटरवेंशन, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस है येमेन में, उसको अपोज करने के लिए यहाँ पर हूदी मूवमेंट जो है शुरू होता है, ये भी सही बात है। तो यहाँ पर आपके तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया ना दोस्तों। जिस तरीके से मैं क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप मुझे बता सकते हैं क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का कोई डिफरेंट तरीका, चाहो तो यहाँ पे मैं आंसर बताऊँ ना बताऊँ, है ना। तो आप कुछ नए सजेशन वगैरह आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से दे सकते हैं। फिलहाल के लिए अगला न्यूज़ आर्टिकल आता है बहुत ही ज़्यादा काम का। ये आर्टिकल हमारे आज के पेज नंबर 13 पर प्रेजेंट है, जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में आप इसको अगेन लिंक कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, अमेरिका ने चाइना से बहुत सारा जो सामान परचेज करता था यूएस, उसके ऊपर में काफ़ी सारे सामान के ऊपर में बैन लगा दिया। बैन इसलिए लगा दिया क्योंकि अमेरिका बोलता है कि चाइना वो जो सामान बना के हमें बेच रहा था वो फोर्स्ड लेबर के बेसिस पे बना रहा था, ज़बरदस्ती लोगों पे अत्याचार करके उनसे मजदूरी करवाता था, उसके बाद वो सामान बना के बेचता था। और वो सामान कहाँ से आता था? चाइना के जिनजियांग रीजन से। अब आप मामला समझ गए होंगे, क्योंकि जिनजियांग रीजन में आपको पता है जो उइगुर मुस्लिम्स हैं दोस्तों, उइगुर मुस्लिम्स का एक बड़ा मामला है ना। बोला जाता है कि जो उइगुर मुस्लिम्स हैं इनके ऊपर में चाइना बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करता है,
बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कि इन मुस्लिम्स को अपनी बियर्ड रखने का यहाँ पर हक नहीं दिया है। ये अगर अपना कुरान वगैरह पढ़ते हैं तो वो चाइनीज़ वर्जन की है। मतलब पूरी तरह से यहाँ पर एट्रोसिटीज़ कर रहा है, ऐसा यहाँ पर कहना है। और इसको लेकर यूएस भी मामला उठा चुका है, यूएस ह्यूमन राइट अब्यूज़ का मामला उठा चुका है। तो यूएस यही तो कह रहा है, यूएस के साथ साथ कई सारे देशों ने मिलकर यही बोला, क्योंकि यहाँ पर चाइना जिनजियांग वाले रीजन में लगातार ये एट्रोसिटीज़ कर रहा है। इस वजह से जो जिनजियांग वाले रीजन में सामान प्रोड्यूस हो रहा है वो सामान हम नहीं खरीदेंगे। इस वजह से कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने जो कॉटन यहाँ पे बन रहा है वो कॉटन खरीदना बंद कर दिया है। रीज़न यही है कि भाई चाइना वहाँ पे जब तक ह्यूमन राइट अब्यूज़ करेगा हम यहाँ पर ये कॉटन नहीं खरीदेंगे। चाइना बोलता है भाई जो भी आप सोच रहे हो ये बिल्कुल गलत है। चाइना ने इसका रिटेलिएशन किया है बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में। चाइना ये बोलता है कि हम ये जो टेररिज्म है इसको रोकने की बात कर रहे हैं, बस हम और कुछ भी नहीं कर रहे जैसे आप लोगों का कहना है। तो ये मामला है क्या, चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहले एक लोकेशन आपको दिखा रहा हूँ, इसको दिमाग में बैठा के रखिएगा, क्योंकि जब मैं आगे आर्टिकल का डिस्कशन करूँगा तो ये लोकेशन आपके दिमाग में बार बार घूमनी चाहिए। तो ये है दोस्तों यहाँ पर चाइना, ये है इंडिया, और चाइना का ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं जिनजियांग प्रोविंस। एक जिनजियांग नाम का ये हिस्सा देखने को मिलेगा। इसमें ये जो पर्टिकुलर रीजन आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगा, ये वो हिस्सा है जहाँ पे उइगुर मुस्लिम्स को बंद करके चाइना ने रखा है। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे कैंप वगैरह में, डिटेंशन कैंप में रख रखा है ना, और उनके ऊपर जैसा मर्जी हो वैसा यहाँ पर ये व्यवहार करता है। तो ये यहाँ पर मामला निकल कर आया। अब दोस्तों इस वजह से कई सारे जो यूएस ग्रुप हैं उन्होंने चाइना के इसी पोर्शन जो जिनजियांग वाले रीजन में कॉटन जो प्रोड्यूस होता है ना, इस कॉटन को बॉयकॉट कर दिया कई सारी कंपनी ने। अब चाइना यहाँ पर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि भाई आखिरकार बॉयकॉट क्यों कर रहे हो भाई हमारे कॉटन को, क्योंकि चाइना के अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियाँ जिसमें टॉमी हिलफिगर, कैल्विन क्लेन, ये सब पहले कॉटन यहाँ से मंगाया करते थे, बट हुआ क्या, कॉटन को बॉयकॉट कर दिया गया। अब चाइना के ऊपर में एक्यूज़ किया जा रहा है, बार बार चाइना के ऊपर में इल्ज़ाम लग रहा है कि चाइना जो व्यापार के नियम हैं, जो इसके सिद्धांत हैं, इसको वॉयलेट कर रहा है। वॉयलेट कर रहा है मतलब जो ये कॉटन वगैरह उगा रहे हैं वो लोगों पे अत्याचार करके फोर्सफुली उनसे लेबरिंग करवाने के बाद में उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसे कॉटन को हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा यूएसए का कहना है। तो बैकग्राउंड मामला क्या है समझ में आ गया कि बहुत सारे देश जिसमें यूएस भी है, दूसरे देश भी हैं, उन्होंने सामान बॉयकॉट करना शुरू कर दिया चाइना का, क्योंकि चाइना का जो ट्रीटमेंट है उइगुर मुस्लिम्स के प्रति वो सही नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जिसको लेकर अमेरिका ने 2021 में बड़ा नियम यहाँ पे प्रस्तुत किया। 2021 में अमेरिका ने दोस्तों उइगुर फोर्स्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट को लेकर आया। ध्यान रखिए ये एक एक्ट है, ये एक कानून है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उइगुर फोर्स्ड लेबर, जो ज़बरदस्ती इनसे फोर्स लेबर करवाया जा रहा है, उसको रोकने के लिए यहाँ पर ये कानून लेकर आया गया। जहाँ पर जिनजियांग रीजन के अंदर में ये बोला जा रहा है कि भाई इनको ज़बरदस्ती जो मतलब लेबरिंग का काम इनसे ना करवाया जाए, ठीक है। तो ये सब इल्ज़ाम लगाए गए चाइना के अगेंस्ट में। तो और कौन कौन से इल्ज़ाम लगते हैं कि भाई यहाँ पे डिटेंशन कैंप बने हैं, डिटेंशन कैंप बना रखे हैं जिसमें कस्टडी में रख रखा है इन बहुत सारे लोगों को। सर्विलांस इनके ऊपर में, सर्विलांस टेक्नोलॉजीज प्रॉपर तरीके से इस एरिया को हैविली मॉनिटर कर रखा है, चाइना ने निगरानी रख रखी है। जो व्यक्ति यहाँ पर छोटे छोटे कदम भी उठा रहा है, हर एक जानकारी चाइना के पास में है। ज़बरदस्ती इनसे लेबरिंग का काम करवाया जा रहा है ना। इनका जो कल्चर है, जो इनका रिलीजन है, उसको फॉलो नहीं करने दिया जा रहा है, उनके रिलीजन के कल्चर को सप्रेस कर रहा है चाइना, ऐसा यहाँ पर कहना है। लेकिन चाइना पे जब इतने सब इल्ज़ाम लगे, चाइना का रिएक्शन आना ही था। चाइना इन सब एलिगेशंस को रिजेक्ट कर देता है, बोलता है कि भाई ये सब गलत है। चाइना कहता है हमारी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं सिंजियांग के अंदर में, वो सब पॉलिसीज़ बस खाली यही हैं कि हम टेररिज्म, जो आतंकवाद है, इसको ख़त्म करना चाहते हैं, और जो एक्सट्रीमिज्म है इसको ख़त्म करना चाहते हैं। बस इसको जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं, और कोई भी नहीं है, बाकी जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं सब गलत है। ये चाइना का कहना है, ठीक है। अब दोस्तों यहीं पर आपसे जिनजियांग वाले रीजन के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, जो अभी हमने मैप में देखा था। तो जिनजियांग एक ऑटोनोमस रीजन है चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में, है ना। अभी यहाँ पे आपने पढ़ा है ना, एक बार मैप दिखा देता हूँ। ये मैप आपको दिखाई देगा, तो हमारा कौन सा, ये वाला पर्टिकुलर रीजन देखने को मिल जाएगा। चाइना का नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा ही तो ये हुआ। तो यहीं पर कह सकते हैं कि हम लोग ये पर्टिकुलर जिनजियांग वाला रीजन देखने को मिलेगा। और इस रीजन को कई बार हम जिनजियांग उइगुर ऑटोनोमस रीजन के नाम से भी जानते हैं। ये जो जिनजियांग वाला रीजन है, ये 8 देशों के साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करता है, जिसमें कज़ाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है नॉर्थ वेस्ट में, उसके अलावा पाकिस्तान है, इंडिया है, मंगोलिया है, रशिया है, अफगानिस्तान है। इन सब देशों के साथ में यह बॉर्डर्स को शेयर करता है। जो जिनजियांग का रीजन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों? इसमें बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट हैं। मिनरल्स में जैसे ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब चीज़ें भरपूर मात्रा में आपको यहाँ पे नजर आएंगी। इस वजह से इसको इंपॉर्टेंट भी मानते हैं। नाउ अब एक बस खाली लास्ट पॉइंट बचा है जो एग्जाम में क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। उइगुर मुस्लिम्स कौन है? इनके बारे में बेसिक फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल इनकी ही बात हो रही है।
तो उइगुर जो है दोस्तों यहाँ पर ये मुस्लिम माइनॉरिटी टर्किक एथनिक ग्रुप हैं, ठीक है। टर्की वाला यहाँ पर जो एथनिक ग्रुप है स्पेशली उस पर्टिकुलर ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं, लेकिन जो जिनजियांग में आज के समय पर रह रहे हैं। और मैं आपको बताऊं जिनजियांग चाइना में है। अब चाइना में बहुत सारी माइनॉरिटी कम्युनिटी है। अब चाइना में जो 55 माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसमें से एक कम्युनिटी उइगुर्स की भी है। अगर आप इतिहास देखेंगे उइगुर्स का तो उइगुर्स पहले यहाँ पर बोला जा रहा है कि सेंचुरीज तक यहाँ पे रहे। चाइना ने यहाँ पर इन कम्युनिटी को रिकग्नाइज किया एज अ रीजनल माइनॉरिटी और इनको यहाँ पर बाकी सारा एक्सेप्टेंस देने से मना कर दिया। और आज के समय पर जिनजियांग वाले रीजन में ये लोगों की जो मतलब पॉपुलेशन है वो वहीं तक सीमित है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है अलग अलग तरीके से, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस पहले से कर लेते हैं। सवाल कैसे बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट उइगर कम्युनिटी इन चाइना आर करेक्ट। उइगर कम्युनिटी को लेकर यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा सही है। पहला, क्या उइगुर्स टर्किक एथनिक ग्रुप हैं जो स्पेशली जिनजियांग वाले रीजन में रह रहे हैं? जी बिल्कुल सही बात है, अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में। दूसरा, क्या मेजोरिटी ऑफ उइगुर्स मुस्लिम्स हैं? जी बिल्कुल, ये भी हमने इसके बारे में अभी पढ़ा है। तीसरा, जो उइगुर भाषा है क्या ये साइनो तिब्बतन लैंग्वेज है? देखो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन से ये हुआ कि एक नया स्टेटमेंट, एक नई चीज़ जानने को मिल गई जहाँ से एग्जाम में आपको हेल्प मिल जाएगी। अब देखिए ये वाला जो थर्ड वाला स्टेटमेंट ये गलत है। अब मान लो जैसे हमने नहीं पढ़ा है, एग्जाम में ये सवाल आ गया हमारे सामने, तो हम इसको सही लगा देते कि हाँ भाई चाइना वाला रीजन में है तो साइनो तिब्बतन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते होंगे, वो वहीं की भाषा है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ये टर्की एथनिक ग्रुप हैं। तो उइगर मुस्लिम्स ध्यान रखना, यहाँ पे जो जिनजियांग वाले रीजन में प्रेजेंट है ये टर्किक लैंग्वेज फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, तो टर्किक लैंग्वेज वाली ही भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये एक यूनिक चीज़ हो जाती है इस क्वेश्चन के अंदर में। तो इस वजह से यहाँ पर पहला वाला सही है, ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। चलिए आगे आते हैं ना दोस्तों। हमारे वीडियो में ही आज ये 2-3 आर्टिकल और भी हैं, वो डिस्कस करना है, बट मैं आपके साथ में कल डिस्कस करूंगा, ठीक है। जैसे एक आर्टिकल, 2 आर्टिकल ये हैं हमारे, एक पेज नंबर 1 पे है और एक यहाँ पर ये वाला पेज नंबर 1 पे गरबा डांस के बारे में। एक आर्टिकल और है जो पेज नंबर 3 या 4 पे प्रेजेंट है। तो 2 आर्टिकल आपके ये हैं और बाकी एक एडिटोरियल भी मैं लेकर आया था यार इंडिया इटली के रिलेशंस के बारे में, जहाँ पे प्रॉपर तरीके से हम डिस्कशन करते, मेंस का क्वेश्चन भी लेते। लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है और प्रॉब्लम यह है कि यार वीडियो काफ़ी डिले हो चुका है ना। तो इस वजह से इस आर्टिकल वैसे पीपीटी में लगा है, चाहो तो आप वहाँ से रीड कर सकते हैं, लेकिन कल मैं डिस्कस करूँगा। तो कुछ आर्टिकल यहाँ पे ऐसे हो जाते हैं जिसका कल डिस्कशन हो जाएगा, है ना। एक दिन डिले कर लेंगे, कोई बात नहीं है। 2 ही आर्टिकल तो हैं, 2-3 आर्टिकल हैं। कल अपना न्यूज़पेपर सेशन चलेगा तो उसमें कवरेज का हो जाएगा इनका, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो सेशन है वो हमने कंप्लीट किया है। अब आते हैं अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपको दिया था। सवाल ये था कि जो मिलिट्री एक्सरसाइज है काजिंद, इसके रेफरेंस में जो 3 स्टेटमेंट है, बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो क्या ये अभ्यास भारत और अफगानिस्तान के बीच में होता है? नहीं, सरासर गलत है। ये अभ्यास इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होता है, ध्यान रखिए दोस्तों। इस वजह से इस अभ्यास का नाम काजिंद है, कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में होने वाला अभ्यास, नाम से ध्यान रखेंगे। दूसरा, क्या इस अभ्यास का मेन पर्पज़ है कुछ ऐसे ऑपरेशन चलाना जहाँ पे आतंकवाद से लड़ना है? जी बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, 2024 का जो ये अभ्यास है क्या ये उत्तराखंड में हुआ है? जी बिल्कुल, उत्तराखंड में स्पेशली औली में हुआ है ना। ये क्विज मैंने आपसे पूछा था परसों, तो ये वाला थर्ड वाला भी हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बाकी आते हैं हम लोग अपने आंसर देख लिया है हमने। जो प्लेसेस इन न्यूज़ का क्वेश्चन दिया है लेक प्रेस्पा के बारे में, ये जान लेते हैं। लेक प्रेस्पा कहाँ पर है दोस्तों? ध्यान रखिए, लेक प्रेस्पा यूरोप की एक बहुत ही ज़्यादा पुरानी टेक्टोनिक लेक वाली सिचुएशन में काउंट किया जाता है। तो एक बहुत ही पुरानी टेक्टोनिक लेक है यूरोप के अंदर में। ये कहाँ पर है? ये 3 देशों के बीच में आती है। एक आती है रिपब्लिक, देखो एक देश है यहाँ पर मैकेडोनिया, नीचे है अल्बानिया और तीसरा है ग्रीस। तीनों के बीच में आता है लेक प्रेस्पा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक बार मैप में दिखाता हूँ, रियल मैप में, जहाँ पे मज़ा आएगा समझने में, ठीक है। तो अगेन ये देखिए, ये इंडिया है, इंडिया से चलना है हमें अगेन वेस्टर्न साइड पर, जैसे मैंने आपको बताया है। ईरान से होते हुए सीधा हम यूरोप में जाएंगे। यूरोप का ये देश है ग्रीस। ग्रीस पे हम लोग थोड़ा सा जूम करेंगे, एक सेकेंड, ग्रीस को जूम करो। अबे हो जा यार, हो गया। ग्रीस है, ये ग्रीस देखने को मिल जाएगा। ऊपर अल्बानिया देखने को मिल जाएगा। ये है नॉर्थ मैकेडोनिया। इसके बीच में 2 छोटी छोटी झीलें दिख रही हैं, नहीं दिख रही हैं? देखो एक बार फिर से देखो, 2 झीलें दिख रही हैं छोटी छोटी, यही है हमारी लेक प्रेस्पा। अब आपको नाम दिख रहा होगा, यह है लेक प्रेस्पा और इसके ऊपर है लेक ओहरेड। लेक प्रेस्पा, लेक ओहरेड, लेक ओहरेड, लेक प्रेस्पा। ध्यान रखिए दोनों लेक आसपास में हैं। तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप रेडी हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक। चलिए
अब दोस्तों यहाँ पे 3 देश हैं आसपास, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब सवाल यहाँ से हो सकता है बन जाए आपसे, तो कैसा क्वेश्चन बन जाएगा? तो लेक प्रेस्पा को लेकर यहाँ पे आपसे एक सवाल बन सकता है कुछ इस तरीके से। 3 ही स्टेटमेंट हैं, बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि लेक प्रेस्पा आज लोकेटेड है 3 देशों के बाउंड्रीज पर। वो 3 देश कौन कौन से हैं? ग्रीस, अल्बानिया, नॉर्थ मैकेडोनिया। क्या ये सही बात है? जी बिल्कुल सही बात है, अभी हमने मैप में देखा है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, जो ये लेक है ये जानी जाती है अपने यूनिक बायोडाइवर्सिटी के लिए, और यहाँ पर एक डेजिग्नेटेड रामसर वेटलैंड भी आपको देखने को मिल जाता है। जी ये भी सही बात है, हमने अलग से पढ़ा नहीं है, बट यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से ध्यान रखना, हाँ ये एक रामसर वेटलैंड भी है जहाँ पे इसको प्रोटेक्शन दी गई है। फिर लेक प्रेस्पा में, क्योंकि एक झील है तो झील में पानी तो नदियों से आता है ना, पहले कई बार बता चुका हूँ। तो क्या लेक प्रेस्पा के अंदर में जो पानी है वो दनूबे रिवर से आता है? हाँ, नहीं, दनूबे रिवर से नहीं आता। ठीक है, ध्यान रखना ये, क्योंकि दनूबे रिवर तो लेक प्रेस्पा के बहुत ऊपर बहती है। तो थर्ड वाला गलत। अब थर्ड वाला गलत है तो यहाँ पर एलिमिनेशन इस्तेमाल करके हम देख सकते हैं केवल ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दनूबे रिवर भी दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। जो अभी हम बात कर रहे थे ना लेक प्रेस्पा वगैरह, वो तो नीचे है भाई, ये है इटली, ये आपको बल्गेरिया दिख रहा है, ये अल्बानिया दिख रहा है। अब यहीं पे ड्रॉ कर लो, अल्बानिया के इधर है, यहाँ पर मैकेडोनिया हो गया, ग्रीस हो गया, तो लेक यहाँ पर है ये। और जो हम नदी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? दनूबे रिवर की। और दनूबे रिवर इस तरीके से है, वो ये ऊपर जा रही है, तो इस लेक से, एक झील से बहुत दूर है वो। तो ध्यान रखना थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, बट फर्स्ट एंड सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ये था हमारा डिस्कशन, आई होप आपको मज़ा आया होगा। कैसा रहा आपका लेक्चर आज का? अपने फीडबैक वगैरह नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मेंशन करें, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, और कुछ ना कुछ इन सब चीज़ों के लिए किया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।